जय हिंद साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक है मध्य प्रदेश में जनजातियों का वितरण। साथियों, इस टॉपिक से मध्य प्रदेश के वनडे एग्जाम्स में जैसे कि एसआई हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, एमपीपीएससी प्री हो, इनमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा में भी इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम देखते हैं कि क्या चीजें इस टॉपिक के अंदर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो यदि हम मध्य प्रदेश में जनजातियों के वितरण की बात करें और प्रारंभ में थोड़ा सा इसमें यदि हम कुछ इंट्रोडक्शन परिचय के रूप में देखें तो हमें पता चलता है, जब हम मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण देखते हैं, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण, ठीक है। जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में ये जानना जरूरी है कि आखिर हम इस टॉपिक को, इसकी आवश्यकता मध्य प्रदेश में क्यों पड़ रही है, मध्य प्रदेश में भौगोलिक वितरण जनजातियों का क्यों देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो पूरे भारत में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या या जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या कहां है? मध्य प्रदेश में है। तो भारत में सर्वाधिक जनजातीय या जनजातियों की जनसंख्या जो है, जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 20.1%, हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.10% जनजातीय जनसंख्या है, जनजातीय जनसंख्या है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या या एसटी जनसंख्या भारत के किस राज्य में निवास कर रही? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 20.10% जनजातीय जनसंख्या है। और मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमें पता चलता है, मध्य प्रदेश में लगभग 46, ठीक है, कितनी? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश में लगभग 46 जनजातियां निवास करती हैं। और यदि हम देखें उप जनजातियों में, इनकी उप जनजातियां शामिल करेंगे तो वो 100 से भी ऊपर चली जाती हैं। तो 100 से अधिक इनकी उप जनजातियां निवास करती हैं, ठीक है। तो मूल रूप से यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग 46 जनजातियां निवास करती हैं और इनकी उप जनजातियों को शामिल करें तो वो फिर 100 के भी ऊपर पहुंच जाती हैं। और हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति जो है, सबसे बड़ी जनजाति ये है भील। सबसे बड़ी जनजाति कौन है भाई? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ध्यान रखिएगा, ये है भील, है ना। यदि हम मध्य प्रदेश की जनजातियों में बात करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन है? भील, ठीक है। अच्छा, हम यहां पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है गौड़, ठीक है, गौड़। और सबसे बड़ा जनजाति समूह, मतलब गौड़ जनजाति, और गौड़ जनजाति की बहुत सारी क्या है? उप जनजातियां हैं। इस वजह से सबसे बड़ा जनजाति समूह पूछा जाए, जनजाति समूह सबसे बड़ा,
किसका है? तो सबसे बड़ा जनजाति समूह ये है गौड़ जनजाति का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जनजाति समूह किसका है? गौड़ जनजाति का है। इसके बाद यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति और बड़ी जनजाति का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति है? भील। और मध्य प्रदेश में सबसे छोटी जनजाति मतलब सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सबसे छोटी जनजाति ये कौन सी है? तो ये है कमार। ठीक है, ये कौन है भाई? ये है कमार, जो कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मुख्यतः मिलती है। अब देखें, अब मध्य प्रदेश में 46 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये जो 46 प्रकार की लगभग जो जनजातियां निवास कर रही हैं, इनका क्षेत्र कौन सा है? क्योंकि वनडे एग्जाम्स में भी ये प्रश्न बन जाता है और मुख्य परीक्षा में सीधे ये प्रश्न आ चुका है कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण पर टिप्पणी करिए। तो यह प्रश्न आपको 5 नंबर के हिसाब से मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण, और ये बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप मुख्य परीक्षा में जनजातियों का भौगोलिक वितरण बताते हुए मैप बना लें। और जब आप मध्य प्रदेश का मैप बना लेंगे और मैप पर ये भौगोलिक वितरण बताएंगे तो आपका उत्तर और भी अच्छा बन जाएगा, और जो आपका उत्तर चेक करेगा मुख्य परीक्षा में उसे आसानी होगी समझने में कि आपने ये भौगोलिक वितरण किस तरीके से बताया है। तो हो सकता है जो चीजें आप लिखें वह उसे पढ़े भी ना और आपको नंबर दे दे, क्योंकि आपके जो मैपिंग होगा इसी पर आप ऑथेंटिक तरीके से क्या करेंगे? भौगोलिक वितरण जनजातियों का दर्शा देंगे। तो देखते हैं हम कि मैप पर मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण किस प्रकार का है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लेंगे कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण इस प्रकार है। यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण इस प्रकार है। ठीक है, अब यदि देखें तो मध्य प्रदेश में जनजातियों के भौगोलिक वितरण को हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में इसे बांटा जाता है। जैसे हम सबसे पहले देखें तो इसमें जो क्षेत्र होगा वो होगा इसका पूर्वी जनजातीय क्षेत्र। क्या होता है ये? पूर्वी और उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्र। इसे खासकर क्या कह दिया जाता है? उत्तर पूर्वी जनजाति क्षेत्र। ठीक है, इसे कहा जाता है उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, और उत्तर पूर्वी यदि जनजातीय क्षेत्र की हम लोग बात करें, उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कोल जनजाति निवास करती है। ठीक है, यहां पर आपको मुख्य रूप से इसकी जो प्रमुख जनजाति है, उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्र की जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है? कोल। ठीक है, कोल के अलावा यहां पर आपको पनिका, ठीक है, पनिका, उराव, ठीक है, पनिका, उराव ये जनजाति, और इसके अलावा खैरवार जनजाति भी यहां पर मिलेगी, और हमने कमार भी देखा था। ठीक है, तो खैरवार खैर वृक्ष से कत्था बनाते हैं तो खैरवार कहलाते हैं, और कमार, ठीक है, इन्हें कंवार जनजाति भी कहते हैं। ठीक है, जो कि यहां पर निवास करती है। लेकिन इसकी जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है? तो भाई इस क्षेत्र की जो प्रमुख जनजाति है वो है कोल जनजाति। ठीक है, कोल। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी जनजाति क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो वो है कोल। इसके अलावा पनिका, उराव, खैरवार और कमार भी इस क्षेत्र में आती है। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बघेलखंड, ये क्या है? आपका बघेलखंड का क्षेत्र है। तो ध्यान रखना, कई बार आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बघेलखंड में निवास नहीं करती। तो हम देख सकते हैं कि बघेलखंड में भील जनजाति तो निवास नहीं करती है। हालांकि यदि गौड़ जनजाति की आप बात करोगे तो पूरे प्रदेश की एकमात्र जनजाति गौड़ ऐसी जनजाति जो लगभग मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में निवास कर रही है। फिर भी गौड़ जनजाति का जो स्पेशल कोई क्षेत्र है उसकी यदि हम बात करें
तो आपको मिलता है ये जो क्षेत्र है इसे आप रखते हो मध्य दक्षिणीय क्षेत्र। ठीक है, मध्य मतलब मध्य प्रदेश का मध्य वाला भाग, मध्य और दक्षिणी। ठीक है, मध्य एवं दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र, इसे कहते हैं मध्य दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मध्य एवं दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र इसे कहा जाता है। अब इस जनजातीय क्षेत्र में हम देखें तो मूल रूप से आपको यहां पर दिखाई देगी बैगा। जो बैगा जनजाति है, ये देखा जाए तो आपके जो उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्र है, खासकर बघेलखंड, तो बघेलखंड से भी लगी हुई है, मैकल से भी, मैकल वाला जो क्षेत्र है या जो दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र है, इस दोनों में लगभग पाई जाती है। लेकिन ज्यादातर जो बैगा जनजाति वो दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बैगा के बाद आप देखेंगे कि यहां पर आपको मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला, हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट जिले में आपको हलवा जनजाति भी मिल जाएगी। कौन सी? हलवा। एकमात्र जिला जहां पर मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति क्या करती है? निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आपको कौन सी मिल जाएगी? यदि हम देखेंगे तो यहां की जो प्रमुख जनजाति अगली होगी वो होगी अगरिया। ठीक है, अगरिया होगी। फिर हम देखेंगे कि जो गौड़ जनजाति है वो मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, मतलब मध्य क्षेत्र जो है, मध्य क्षेत्र में भी गौड़ जनजाति निवास करेगी। मध्य क्षेत्र में भी गौड़ जनजाति निवास करेगी। और इस मध्य दक्षिणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन है? गौड़। तो देखो, जो उत्तर पूर्वी जनजाति क्षेत्र, इसकी प्रमुख जनजाति कौन सी? कोल। और मध्य एवं दक्षिणी जो क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र, इसकी प्रमुख जनजाति कौन सी है? गौड़। इसके अलावा बैगा, हलवा, अगरिया। आप छिंदवाड़ा के पातालकोट में आओगे तो आपको मिलेगी भारिया। कहां निवास करती है? छिंदवाड़ा के पातालकोट में यह निवास करती है। कहां निवास करती है भाई? तो यह छिंदवाड़ा के मुख्य रूप से तो यही निवास करती है ना, छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती है। और फिर हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण जनजाति जिसका नाम, यदि हम देखें तो जिसका नाम है कोरको। और ये जो कोरको जनजाति है ये मुख्यतः आपके बैतूल जिले में, ठीक है, बैतूल जिले में और नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत पचमढ़ी जो क्षेत्र है, महादेव पर्वत है, वहां पर यह जनजाति निवास करती है। कौन सी है? कोरको। तो देखो, मध्य एवं दक्षिणी जनजाति क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है, इसमें यदि हम देखें तो गौड़ सबसे प्रमुख जनजाति इसकी, इसके बाद बैगा, फिर भारिया, कोरकू। भारिया छिंदवाड़ा के पातालकोट में, कोरकू बैतूल में, ठीक है, और हलवा बालाघाट में। हलवा जनजाति जो है ये मुख्यतः कहां मिलती है? बालाघाट में ही मिलती है। ठीक है, और फिर अगरिया जो कि गौड़ की ही उपजनजाति है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो हम आते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र में। किसमें आते हैं भाई? पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र। और जो ये पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र है, ये जो आपका पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र है, इस पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र की जो प्रमुख जनजाति है वो है भील। ठीक है, इसकी प्रमुख जनजाति कौन सी है भाई? भील। इसके अंतर्गत निमाड़ क्षेत्र को भी लेते हैं जहां पर रहती है बंजारा। ये निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? बंजारा। और भील की उप जनजाति यदि हम यहां पर देखें तो भिलाला, बैगास। ठीक है, भिलाला, बैगास। देखो बैगास लिखा है, बैगा नहीं लिखा। बैगा तो आपके पूर्वी मध्य प्रदेश में मिल रही है, पूर्वी मध्य प्रदेश में मिल रही है बैगा। ये है बैगास, रथियास, पटेलिया, इसकी भील की उपजनजाति। अब देखो, इसमें हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, परिचय में मैंने बोला कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील। इसीलिए ये जो पश्चिमी जनजाति क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है, सबसे बड़ा जनजातीय
क्षेत्र है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र कौन सा है भाई? ये है पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसकी सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है? भील। फिर मध्य एवं दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र की प्रमुख जनजाति गौड़। उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो ये है कोल। और कोल जनजाति मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, ठीक है, सीधी जिलों में मिलती है। कौन सी? कोल। उसमें भी सबसे ज्यादा रीवा जिले में। ठीक है, फिर यदि हम बात कर रहे हैं, अब ये तीन ही वितरण हमने रखे हैं, तीन ही वितरण रखे हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र वितरण में नहीं है, उसके बावजूद भी जब हम मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग की बात करते हैं तो ग्वालियर संभाग, कहां पर भाई? ग्वालियर संभाग। ये जनजातीय वितरण क्षेत्र नहीं है, फिर भी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में आपको जो जनजाति निवास करते हुए मिलेगी वो है सहरिया। सहरिया जो कि मुख्यतः ग्वालियर संभाग और श्योपुर जिले में निवास करती है, क्योंकि भिंड, मुरैना ये जो जिले हैं यहां पर न्यूनतम एसटी जनसंख्या निवास कर रही है। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, शाहबाद के जंगल जो कि गुना से कोटा तक विस्तृत हैं, वो सहरिया जनजाति के क्या माने जाते हैं? मूल निवास स्थान माने जाते हैं। तो सहरिया जो जनजाति है ये क्या है साथी? आपके मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निवास करती है। तो आप जब बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का वितरण, और जब जनजातियों का वितरण बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जनजातियों को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, मध्य एवं दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र और पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र। फिर आप उनके अंदर लिखेंगे उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कोल है। इसके अलावा पनिका, उराव, खैरवार और कमार भी यहां निवास करती हैं। इतना पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में मध्य एवं दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र, इसकी प्रमुख जनजाति गौड़ है। इसके अलावा बैगा, ठीक है, हलवा, अगरिया, भारिया जो कि पातालकोट, छिंदवाड़ा, कोरकू जो कि बैतूल में निवास करती है। फिर आप लिख सकते हैं पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र, इसमें आपको लिखना है इसकी प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो भील है, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है। मालवा इसी के अंतर्गत आता है, मालवा और निमाड़ क्षेत्र में इसमें बंजारा निवास करती है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे इसके अलावा वितरण से अलग या पृथक सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निवास करती है, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। तो ये क्या हो रहा है? आपके मध्य प्रदेश में जनजातियों का एक अच्छा वितरण हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। इसके अलावा यदि मैं आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं यहां पर, कि आपसे पूछा जाएगा कि अति पिछड़ी जनजाति, केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में अति पिछड़ी जनजाति किसे घोषित किया गया है? यह प्रश्न यदि आपसे आता है तो कितनी है भाई? 3 है। ठीक है, 3 जनजातियों को केंद्र द्वारा अति पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। ये कौन कौन सी हैं? तो ये है सहरिया। कहां के सहरिया? ये आपके ग्वालियर संभाग के सहरिया। ठीक है, फिर है भारिया। भारिया कहां के? तो पातालकोट के भारिया। ठीक है, सहरिया कहां के? तो मैंने बताया सहरिया ये आपके कहां के हैं भैया? तो सहरिया आपके ग्वालियर संभाग के। ठीक है, ग्वालियर संभाग के। और पातालकोट के भारिया जो कि छिंदवाड़ा में आता है। और इसके बाद यदि हम देखेंगे तो आपके बैगा, और कहां की बैगा को? तो बैगा चक। अब ये बैगा चक कहां है भाई? ये बैगा चक कहां है? तो बैगाओं के गांवों के जो समूह होते हैं उन्हें चक कहा जाता है। तो बैगा चक ये मध्य प्रदेश के यदि हम देखें तो डिंडोरी और मंडला जिले में आता है बैगा चक। इसमें टोटल यदि हम देखें 92 गांव हैं, जिसमें 89 गांव चाड़ा, धुरकोटा ये सब कहां आते हैं? 89 गांव डिंडोरी में आते हैं। ठीक है, डिंडोरी में आते हैं। यह आप अच्छे से ध्यान में लेके चलें। ठीक है, ये यदि आपसे आती है मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियों को अति पिछड़ी घोषित किया गया केंद्र सरकार द्वारा? तो 3 को घोषित किया गया, सहरिया, भारिया और बैगा। तो साथियों ये था आपके मध्य प्रदेश में जनजातियों का वितरण। इस
टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इससे आपके प्रीलिम्स में भी, वनडे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं और इससे आपको मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न बन सकता है। यह सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना, और मुख्य परीक्षा के लिए आपको यह कितना उपयोगी हुआ, कितना आपको अच्छा लगा मुख्य परीक्षा के हिसाब से, नजरिए से, यह भी मुझे कमेंट करके बताना। तो आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे आपके लिए। इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।